हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बीमारी है और जानलेवा भी है। किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं, अगर पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला या वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट कोलैप्स हो गया और हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो गई, उसका सीपीआर स्टार्ट कर दिया। सीपीआर स्टार्ट करने के बाद में और इमरजेंसी मेडिसिन देने के बाद में पेशेंट मान लो उसकी रिदम आ भी जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो वो पीरियड था, जिस पीरियड में वो पेशेंट कोलैप्स होकर आया था, उस पीरियड में उसके ब्रेन को और किडनी को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलने की वजह से पेशेंट हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी की वजह से पेशेंट जो होगा वो ब्रेन डेड हो जाएगा, पल्स भले ही आ जाए। और ऐसे पेशेंट मोस्टली बहुत कम सर्वाइव कर पाते। तो हम बात कर रहे हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में या हार्ट अटैक जो है। होता क्या है हार्ट अटैक? मायोकार्डियम जो है, हमारी हार्ट की जो मसल्स है उनका मर जाना। अब हार्ट की जो मसल्स है मायोकार्डियम, वो इकलौती ऐसी मसल्स है जो बिना थके, हम जब पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक बिना थके अपना काम करती है। बाकी बॉडी की सारी मसल्स जो होती है वो एक टाइम के बाद में थक जाती है, उनको रेस्ट की जरूरत होती है रिकवरी के लिए। बट मायोकार्डियम जो होती है वो फुल लाइफ लॉन्ग बिना थके काम करती है। बट अगर इसको ब्लड सप्लाई की कमी हो जाए, इसको जो मिलने वाला ब्लड है वो कम हो जाए, तो होगा क्या? ब्लड कम मिलेगा तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होगा? ये डैमेज होने लगेगी और पेशेंट को चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको ब्लड की कमी हो जाए या फिर जो मिलने वाला ब्लड है वो कम मिल रहा हो, जिसकी वजह से क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस्चीमिया की वजह से क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब इस्चीमिया का वजह क्या है, क्यों इस्चीमिया हो रहा है, मतलब क्यों इसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही है? तो हो सकता है कि कहीं कोई जो आर्टरी की ल्यूमेन है उसमें कहीं कोई ब्लॉकेज हो। ब्लॉकेज अब किस तरह का? तो या तो हो सकता है वो कोलेस्ट्रॉल का प्लाक हो, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम बोलते हैं, या फिर हो सकता है वो थ्रोम्बस हो। थ्रोम्बस क्या होता है दोस्तों? थ्रोम्बस होता है प्लेटलेट का गुच्छा। ये प्लेटलेट का गुच्छा जब ब्लड स्ट्रीम के साथ में बहता हुआ कहीं पर आर्टरी की ल्यूमेन में जहां पे स्टेनोसिस है वहां पे आकर अगर ये रुक गया और इसने ब्लॉक कर दिया तो आगे के पार्ट को सप्लाई नहीं मिल पाएगी और वो पार्ट डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं बेसिकली जो हार्ट की जो सप्लाई, अगर आपने हार्ट का जो डायग्राम देखा होगा बाहर से, जो सप्लाई उसकी जो दिखती है वो कैसी होती है, तो हार्ट की जो सप्लाई है, इसकी जो मेजर आर्टरीज है वो सरफेस पे ही दिखती है हमें रन करती हुई। एओर्टा से जब निकली एलएम और आरसीए, तो आरसीए इस साइड में निकलती है। आरसीए की ये ब्रांच जो होती है वो एक्यूट मार्जिनल होती है, एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। और आरसीए फिर यहां से घूमती हुई पीछे चली जाती है, पोस्टीरियर जो सर्कुलेशन होता है हार्ट का उसमें हेल्प करती है। अब एलएम से निकलने वाली एलईडी और एलसीएक्स, एलईडी को आपने देखा होगा कि दोनों जो वेंट्रिकल है उनके बीच में जो ग्रूव है वो उसमें नीचे उतरती है और इसकी जो ब्रांचेस होती है आपको इस तरह से दिखेगी। जो मेजर आर्टरी है वो तो सरफेस पे रन कर रही है और जो ब्रांचेस है वो अंदर जा रही है, अंदर को जा रही है। इसी तरह से एलसीएक्स को देखेंगे हम तो एलसीएक्स हमें दिखेगी यहाँ पे। ये जैसे अगर हम इसको मान ली ये मेजर ओएम है, ये एलसीएक्स पीछे की तरफ जा रही है घूम के और पोस्टीरियर सर्कुलेशन में हेल्प करेगी। तो जो मेजर आर्टरीज थी एलईडी, एलसीएक्स और आरसीए, ये जो है ये हमें सरफेस पे दिखती है। अब एक और डायग्राम मैंने बनाया है, तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बता दूं कि ये मेजर आर्टरी जो है इस तरह से सरफेस पे रन कर रही है। तो हार्ट की जो इनर लेयर्स है, मायोकार्डियम की इनर लेयर हो गई या फिर एंडोकार्डियम होगी, उनको जो ब्लड सप्लाई मिल रही है वो इनकी ब्रांचेस से मिलेगी। अंदर की तरफ जो ब्रांचेस इन्होंने दी है उनसे मिलेगी। अब मैं कहता हूं कि जो एलईडी है उसके अंदर 50% या 60% ब्लॉकेज है। तो रेस्टिंग फेज में या रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगा? पेशेंट को कोई चेस्ट पेन नहीं होगा, कोई सिम्टम नहीं आएंगे। बट अगर मैं पेशेंट को थोड़ा सा स्ट्रेस दे दूं, बोलूं कि तुम्हें दौड़ के आना है, तुम्हें चल के आना फास्ट स्पीड में, तो जैसे ही पेशेंट चल के आएगा तो उसको होगा टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया होगा तो बॉडी में जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है वो स्पीड से करेगा और इस कंडीशन में खुद को मिलने वाली सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अगर 50% भी ब्लॉकेज अगर है तो सरफेस पे मिलने वाली जो सप्लाई है वो तो मिल जाएगी, बट अंदर की तरफ जो ब्रांचेस जा रही हैं, अंदर की तरफ जो ब्रांचेस जा रही हैं
उनमें जो मिलने वाली सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो अब इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में क्या होगा, मैं जैसे एक ये मायोकार्डियम का मैं एक लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट ड्रॉ कर लेता हूं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा। तो सरफेस पे ब्लड वेसल हमें दिखी, मान लो ये एलईडी है, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो जा रही है अंदर की तरफ, जो सप्लाई दे रही है। और मैं कह रहा हूं कि अगर ऊपर जो ब्लॉकेज है वो 50% ही है, तो यहां पे तो सप्लाई मिल जाएगी पेशेंट को, चाहे वो दौड़ के आ रहा है ना। बट अंदर की जो लेयर्स है, जो ये एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम, यहां तक जो आते आते सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। इसीलिए जो सबसे अंदर वाला पार्ट है मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम की इनर लेयर जो होती है, इनको जो लैक ऑफ सप्लाई या इस्चीमिया जो है वो सबसे पहले होता है। अब इस कंडीशन में जब अंदर वाले लेयर को लैक ऑफ सप्लाई हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया। इसको हम बोलेंगे सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया। सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया, क्योंकि ये एंडोकार्डियम जो लेयर है उसमें और उसके अंदर की तरफ हो रहा है, इस वजह से इसको बोलेंगे सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया। और अगर मैं कह दूं कि जो बाहर वाली ये आर्टरी थी, ये एलईडी जो थी, ये बाहर वाली आर्टरी जो सरफेस पे चल रही है, ये अगर यहीं से पूरी ब्लॉक हो जाए, यहीं से पूरी ब्लॉक हो जाए, तो अंदर की तरफ मिलने वाली सप्लाई क्या होगा, अब बंद हो जाएगी, सप्लाई मिलेगी नहीं अंदर की लेयर्स को, अंदर की जो इसकी वॉल है हार्ट की, उसको सप्लाई मिलेगी ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पूरी की पूरी जो वॉल है, ये पूरी की पूरी वॉल, पूरी की पूरी थिकनेस है, इस पूरी की पूरी थिकनेस में क्या होगा, हार्ट की जो ब्लड की जो सप्लाई है उसकी कमी हो जाएगी, ब्लड की सप्लाई की कमी हो गई इसमें फुल थिकनेस में। तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसम्यूरल इस्चीमिया, ट्रांसम्यूरल इस्चीमिया। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? ट्रांसम्यूरल इस्चीमिया मतलब क्या, जो पूरी की पूरी लेयर थी, पूरी की पूरी जो मायोकार्डियम थी, उसमें क्या हुआ, इस्चीमिया हो गया, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई की कमी हो गई। बट सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया में क्या हो रहा था, यहां पे जो इनर लेयर है, जो इनर लेयर है हार्ट की, जो एंडोकार्डियम है और जो मायोकार्डियम का इनर पार्ट है, उसमें ब्लड सप्लाई की कमी हो रही थी। तो ये था सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया और ये ट्रांसम्यूरल इस्चीमिया। हमने देख लिया कि जो इस्चीमिया है वो दो टाइप से हो रहा है, एक तो ट्रांसम्यूरल और एक सब एंडोकार्डियल। यहां पे मैंने हार्ट की जो वॉल है उसको कट करके लिया हुआ है, और बाहर मैंने दिखाया है सरफेस के ऊपर आर्टरी जो है वो रन कर रही है, अंदर की तरफ जो है वो ब्रांचेस सप्लाई दे रही है। तो अगर पेशेंट को सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया होगा तो क्या होगा, ओनली जो ये अंदर की लेयर है एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम का जो इनर पार्ट है वो ही डैमेज होगा यहां पे, और इसकी वजह से जो ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, या फिर इस कंडीशन से क्या, इस तरह की सिचुएशन से क्या पैदा होगा, एनएसटीएमआई, नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसकी वजह क्या है, सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया। और अगर मैं कह दूं कि आर्टरी फुल ब्लॉक थी, फुल ब्लॉक होने की वजह से पूरी की पूरी जो हार्ट की वॉल है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई की कमी हो गई, तो पूरी की पूरी जो वॉल है उसके डैमेज होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो इस कंडीशन में पूरी जो वॉल है वो डैमेज हो गई, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा एसटी सेगमेंट इलेवेशन एमआई, जो कि हमें ईसीजी में दिखेगा। फुल थिकनेस के डैमेज होने की वजह से, जो फुल थिकनेस है हार्ट की वॉल की, उसमें सप्लाई की कमी की वजह से या इस्चीमिया की वजह से डैमेज होगा, तो एसटी सेगमेंट इलेवेशन एमआई होगा। और ओनली सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया अगर है तो नॉन एसटी सेगमेंट इलेवेशन एमआई होगा। ये तो हो गए दोनों तरह के एमआई की बात। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल चेंजेस के बारे में। तो रेसिप्रोकल चेंजेस है क्या? रेसिप्रोकल चेंजेस बेसिकली किसी हार्ट की वॉल के अंदर अगर फुल थिकनेस इस्चीमिया हो रहा है या ट्रांसम्यूरल इस्चीमिया हो रहा है, जिसकी वजह से एसटी सेगमेंट इलेवेशन एमआई हो रहा है, और ईसीजी की लीड से हमें वो दिख रहा है, जैसे मान लो कि इंफीरियर जो है टेरिटरी या इंफीरियर वॉल है उसमें इस्चीमिया हो गया ट्रांसम्यूरल, उसकी वजह से एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई हो रहा है, जो कि इसी में सेकंड, थर्ड और एवीएफ में देखने को मिलेगा। तो यहां तो हमें सेकंड, थर्ड, एवीएफ में तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिल रहा है, बट उसकी जो ऑपोजिट वॉल है, अब इंफीरियर वॉल की अपोजिट वॉल हम मान सकते हैं एंटीरियर और
लेटरल वॉल, उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एंटीरियर और लेटरल वॉल की जो लीड्स हैं उनके अंदर हमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल चेंजेस। ये रेसिप्रोकल चेंजेस जो हैं वो किसी तरह के इस्चीमिया को शो नहीं करते हैं। रेसिप्रोकल चेंजेस हालांकि है एसटी डिप्रेशन, बट यहाँ पे एसटी डिप्रेशन जो है वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अल्टर्ड होने की वजह से या अल्टर्ड या फिर एबनॉर्मल होने की वजह से हमें यहाँ पे एसटी डिप्रेशन दिख रहा है। ये एक तरीके से जो एसटी इलेवेशन हुआ है उसकी मिरर इमेज है। मतलब एक वॉल में मैं कह दूं कि इस वॉल के अंदर इस्चीमिया की वजह से एसटी सेगमेंट इलेवेशन हुआ, तो अपोजिट वॉल के अंदर जो होगा मिरर इमेज दिखेगी। इलेवेशन की जगह पे क्या दिखेगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन दिखेगा। तो ये किसी तरह के इस्चीमिया को शो नहीं करता है। रेसिप्रोकल चेंजेस जो है वो किसी तरह के इस्चीमिया को शो नहीं करते, बस ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसके अल्टर्ड होने की वजह से बनते हैं। अब हम डिटेल में बात करते हैं एसटी सेगमेंट इलेवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। तो एसटी सेगमेंट इलेवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन ईसीजी में किस तरह से दिखेगा, तो इसकी भी स्टेजेज होती है। जैसे स्टार्ट हो रहा है, इस्चीमिया स्टार्ट हो रहा है, वहां से लेकर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है, उसके बाद में हील भी हो चुका है, वहां तक की। तो 5 इसकी फेजेज होती है, हाइपर एक्यूट फेज, एक्यूट फेज, इवॉल्विंग, फुली इवॉल्व, देन हील। तो हाइपर एक्यूट फेज हम देखें तो यहाँ पे जो टी वेव है हमें वो एबनॉर्मल दिख रही है, ऐसे टॉल दिख रही है टी वेव और पॉइंटेड दिख रही है, टॉल और पॉइंटेड। बट एक चीज नोट करें हम, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो हाइट है वो यहां पर टी वेव की हाइट से ज्यादा है। बट एक चीज हमने देखी थी प्रीवियस वीडियो में, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में जो टी वेव बन रही थी वो हमारी इस तरह से बन रही थी, जैसे ये टी वेव, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, देन ये यहां पे जो टी वेव थी जब पोटेशियम ज्यादा था हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में, तो इसको हम बोल रहे थे टॉल टेंटेड, टॉल टेंटेड, टॉल टेंटेड टी वेव। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, टॉल पॉइंटेड और टॉल टेंटेड में। यहां पे ये है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो हाइट है उसकी हाइट से ज्यादा टी वेव की हाइट है। अब हम बात करें एक्यूट फेज की। एक्यूट फेज में यहां पे जो है इस्चीमिया ऑनगोइंग है और एसटी सेगमेंट जो है हमारा वो बेस लाइन से चल के ऊपर चला गया है। अब कितना ऊपर माने के ये एसटी सेगमेंट इलेवेट है, तो 1 mm या फिर एक स्मॉल बॉक्स हम बोल दें, एक स्मॉल बॉक्स अगर ये बेस लाइन से ऊपर है तो भी हम इसको एसटी सेगमेंट इलेवेशन ही मानेंगे। यहां पे देख सकते हैं। अब हम देखें इवॉल्विंग फेज, यहां पे भी इस्चीमिया ऑनगोइंग है। अभी हार्ट की जो मायोकार्डियम है वो फुली डैमेज नहीं हुई है, मरी नहीं है। तो यहां पे क्या दिख रहा है हमें, जो सेगमेंट है वो और ज्यादा ऊपर चला गया है और टी वेव देखें तो टी वेव इन्वर्ट होने लगी है। अगली फेज हमारी फुली इवोल्व। अब फुली इवोल्व फेज के अंदर इस जगह पे फुली इवोल्व हम बोल रहे हैं, तो एक चीज नोट करें हम कि क्यू वेव जो है हमारी, क्यू वेव उसमें चेंजेस आ गए हैं। नॉर्मली क्यू वेव का हमने क्या देखा था, ड्यूरेशन जो इस तरह से होता है, ड्यूरेशन वो 1 mm था या एक स्मॉल बॉक्स था, और इस तरह से डीप 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 कितनी होती है, 2 mm या 2 स्मॉल बॉक्स। ये तो ड्यूरेशन तो 1 स्मॉल बॉक्स, और डीप जो होती है वो 2 स्मॉल बॉक्स होती है। क्यू वेव नॉर्मली ये है नॉर्मल कंडीशन। बट अब यहां पे जो क्यू वेव है वो काफी ज्यादा बड़ी दिख रही है ना, वो 1/2 से ज्यादा हो गई, मतलब ड्यूरेशन 1 से ज्यादा और डीप 2 से ज्यादा। तो इसको बोलते हैं हम पैथोलॉजिकल क्यू वेव। इवोल्व जो हमारी फुली इवोल्व जो फेज है, इसमें जो हमारी क्यू वेव बन रही है उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल क्यू वेव, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। ये शो करती है कि हार्ट की जो मायोकार्डियम है वो डैमेज हो चुकी है ऑक्सीजन की कमी से या फिर इस्चीमिया होने की वजह से, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से जो मायोकार्डियम डैमेज हो चुकी है। अब इसके बाद में हम देखें हील फेज। हील फेज में क्या होगा, वापस से अब जो एसटी सेगमेंट इलेवेट हुआ था वो बेसलाइन की तरफ आने लगेगा, और बेसलाइन की तरफ आने के बाद में टी वेव भी धीरे धीरे जो है वो हमारी अपराइट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। बट एक चीज रहेगी इसी के अंदर, वो है पैथोलॉजिकल क्यू वेव, और ये लाइफ लॉन्ग रहेगी। पैथोलॉजिकल क्यू वेव लाइफ लॉन्ग रहेगी और ये शो करेगी कि प्रीवियस एमआई हुआ है, पेशेंट को पहले कभी एमआई हुआ है या अभी रिसेंटली 1 या 2 वीक पहले पेशेंट को एमआई हुआ है। ये पैथोलॉजिकल क्यू वेव ये शो करेगी ओल्ड एमआई को।
ओल्ड एमआई, ये जो अभी रिसेंटली एमआई हुआ है, रिसेंट एमआई हो या ओल्ड एमआई, उसको ये शो करेगी हमारी पैथोलॉजिकल क्यू वेव। अब हम बात करते हैं जब हार्ट अटैक होता है पेशेंट को, या मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, हार्ट की जो मायोकार्डियम डैमेज होती है, तो ये ब्लड के अंदर कुछ एंजाइम रिलीज करती है जिनको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी या सीकेएमबी। अब हम बात करें ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और सीपीकेएमबी, ये है क्या? ये है एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स हैं, या फिर हम इनको कार्डियक मार्कर भी बोलते हैं, कार्डियक मार्कर्स। ये कब रिलीज होते हैं? जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है, हार्ट की जो मायोकार्डियम है वो डैमेज हो गई, डेड हो गई। ये कब निकलेंगे? जब मायोकार्डियम डेड हो गई, तो ये ब्लड में रिलीज होंगे। अब ब्लड में रिलीज होंगे तो कब और कैसे और कितने टाइम तक रहेंगे? तो ट्रोपोनिन्स की बात करें हम, तो ये रिलीज होते हैं ब्लड में मायोकार्डियम जो डैमेज होगी उसके 2 से 4 घंटे के बाद में, और पीक लेवल आता है ब्लड में इनका 12 से 24 घंटे के बाद में, 2 से 4 घंटे के बाद में तो रिलीज होंगे, और पीक लेवल आएगा 12 से 24 घंटे के बाद में। और ब्लड में ये कितने टाइम तक रहेंगे? तो 1 से लेकर 2 वीक तक, मतलब लगभग 15 दिन तक ट्रोपोनिन का जो लेवल है वो ब्लड में देखने को मिल सकता है एमआई के बाद में। बात करें हम सीकेएमबी या सीपीकेएमबी, तो ये रिलीज होता है ब्लड में 3 से 6 घंटे के बाद में। जब एमआई हो चुका है तो उसके 3 से 6 घंटे के बाद में रिलीज होगा, और पीक लेवल आता है इसका 12 से 24 घंटे के बाद में पीक लेवल पे मिलेगा हमें। और कितने दिन तक ब्लड में रहेगा? तो ब्लड में ये हमें 2 से 3 दिन तक इसका लेवल देखने को मिलेगा। अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं एमआई के बाद में तो 2 से 3 दिन तक हमें दोनों देखने को मिलेंगे। मैं बात करूं 1 वीक के बाद में, तो 1 वीक के बाद में हमें ओनली ट्रोपोनिन्स देखने को मिलेंगे, सीपीकेएमबी देखने को नहीं मिलेगा। ट्रोपोनिन्स और सीपीकेएमबी के बाद में हम बात करते हैं एनएसटीईएमआई, नॉन एसटी सेगमेंट इलेवेशन एमआई, यानी वो एमआई जिसमें एसटी सेगमेंट इलेवेशन नहीं है। तो क्या होगा? एसटी सेगमेंट जो है हमारा वो डिप्रेस होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन इसमें देखने को मिलेगा हमें। और ये होता क्यों है, वजह क्या है इसकी? तो सब एंडोकार्डियल जो इश्चीमिया हमने पहले देखा था, इश्चीमिया के 2 टाइप देखे थे, एक तो ट्रांसम्यूरल जिसकी वजह से एसटी सेगमेंट इलेवेट था, और एक सब एंडोकार्डियल जिसकी वजह से एसटी सेगमेंट डिप्रेस होगा हमारा। अगर सब एंडोकार्डियल इश्चीमिया है तो सब एसटी सेगमेंट डिप्रेस होगा। और जो एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो रहा है वो 3 तरह से हमें देखने को मिल सकता है, या तो डाउन स्लोपिंग या अप स्लोपिंग या फिर हॉरिजॉन्टल। डाउन स्लोपिंग में हमें जो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन दिख रहा है, फर्स्ट तो ये कि ये बेस लाइन है, बेस लाइन से एसटी सेगमेंट नीचे चला गया, और हम देख रहे हैं कि इसका कर्व यूं है, तो ये डाउन स्लोपिंग है। और इस वाले में हम देखें कि ये बेस लाइन जो है हमारी, उससे एसटी सेगमेंट हमारा नीचे दिख रहा है, बट ये अप स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अप स्लोपिंग, और ये डाउन स्लोपिंग। और तीसरा जो हम देख रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है, यहां पे ये हमारी बेस लाइन हो गई, बेस लाइन से हमारा जो सेगमेंट है एसटी सेगमेंट वो नीचे दिख रहा है, बट ये जो है डिप्रेशन जो हमें दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल है। अब बात करें सिग्निफिकेंसी, तो डाउन स्लोपिंग और हॉरिजॉन्टल ये ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, या फिर ये ज्यादा शो करते हैं कि सब एंडोकार्डियल इश्यू में हो रहा है। अप स्लोपिंग वाला ज्यादा मायने नहीं रखता है। बट अगर हम देखें क्लिनिकली, पेशेंट को अगर साइन सिम्टम प्रेजेंट है, चेस्ट पेन हो रहा है, कंटिन्यूस स्वेटिंग हो रही है, तो यहाँ पे अगर अप स्लोपिंग भी है तो उसको हम काउंट करेंगे। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, डॉक्टर अशफाक अली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।